नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डाल रहे हैं। आज़ादी के फौरन बाद का वो दौर जब भारत एक राष्ट्र के रूप में मतलब अपनी शक्ल ले रहा था। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इन 15 रियासतों की। उनका अपना अलग इतिहास था, पहचान थी। देखेंगे कि वो भारत का हिस्सा कैसे बनी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफ़ी विस्तृत लेख पर आधारित है और ये हमें उस विलय प्रक्रिया की जो उलझनें थीं, जो बारीकियां थीं, उन्हें समझने में मदद करेगा। सोचिए जरा, एक नया नया देश आज़ाद हुआ है और सामने सैकड़ों रियासतें हैं। उनको एक झंडे के नीचे लाना, ये तो पहाड़ जैसी चुनौती रही होगी। हमारा फोकस आज रहेगा छत्तीसगढ़ की इन रियासतों पर। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि विलय कैसे हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये रियासतें, जिनकी उत्पत्ति काफ़ी अलग-अलग थीं और हाँ, जिनके शासकों की शक्तियां भी कई मामलों में सीमित थीं, आखिरकार आधुनिक भारत के नक्शे पर क्यों और कैसे आईं। कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके इरादे क्या थे और नतीजे क्या निकले। और यहीं पर ना कहानी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विलय की बात नहीं थी, इसमें रणनीतिक पहलू भी थे, जैसे बस्तर के वो बेशकीमती लौ अयस्क भंडार। और इसमें पर्दे के पीछे की कूटनीति भी थी, जिसमें हैदराबाद राज्य के दखल की खबरें उड़ी और फिर सरदार पटेल का सीधा हस्तक्षेप हुआ। तो ये सब मिलकर एक काफ़ी जटिल तस्वीर बनाते हैं। तो शुरू करते हैं इन रियासतों की पृष्ठभूमि से। कुल 15 रियासतें थीं। बस्तर, सारंगढ़, कोरिया, नांदगांव जैसी कुछ बड़ी और जानी मानी, और साथ ही शक्ति, चांगभकर, छुई खदान, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, मकड़ाई, रायगढ़ और उदयपुर जैसी दूसरी रियासतें भी। इनकी उत्पत्ति भी काफ़ी विविध थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो काफ़ी अलग-अलग थी। मिसाल के तौर पर अगर बस्तर को लें तो वो ऐतिहासिक रूप से नागपुर के मराठा भोसलों के अधीन रहा था। फिर ब्रिटिश शासन आया। 1863 में इन्हें आधिकारिक तौर पर शासक यानी रूलिंग चीफ्स का दर्जा तो मिल गया, लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी, खासकर जो प्रांतीय सरकारें थीं, वो इन्हें अक्सर सिर्फ बड़े जमींदार जैसा ही समझती थीं। मतलब जो ज्यादा पुरानी और स्थापित रियासतें थी ना, उनकी तुलना में इनकी जो आंतरिक संप्रभुता थी, यानी अंदरूनी मामलों में पूरी आज़ादी, वो काफ़ी कम थी। अच्छा, मतलब नाम के शासक थे एक तरह से, लेकिन असल शक्ति सीमित थी। कई मामलों में हाँ, बिल्कुल। लेख ये भी बताता है कि इनमें अक्सर एक कुशल प्रशासन चलाने की या अपनी प्रजा को पर्याप्त सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं देने की क्षमता की कमी देखी गई। और एक और अहम बात है, कई रियासतों में लंबे समय तक अप्रौढ़ शासन रहा, मतलब माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स के तहत चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि शासन सीधे अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होता था, क्योंकि राजा नाबालिग होते थे, और इससे अक्सर जो स्थानीय जरूरतें होती थीं उनकी अनदेखी हो जाती थी, या फिर स्थानीय नेतृत्व का विकास भी रुक जाता था।
तो आज़ादी के समय इनकी प्रशासनिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी, ये कहा जा सकता है। तो जब देश आज़ाद हुआ, इनके सामने क्या रास्ते थे फिर? मैंने सुना है कि इन्होंने मिलकर अपना एक समूह, एक यूनियन बनाने की कोशिश की थी। ये सही है। आज़ादी के बाद वो जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव थे, उनके तहत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों ने मिलकर ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन बनाने का प्रयास किया। ये 1 अगस्त 1947 को अस्तित्व में भी आया। अब कागज पर तो ये एकीकरण की दिशा में एक कदम लग सकता है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये यूनियन शुरू से ही बेहद कमजोर था। कमजोर किस लिहाज से? क्या दिक्कतें थीं इसमें? दिक्कतें कई थीं और काफी बुनियादी थीं। पहली बात, इसमें जो रियासतें शामिल थीं, उनमें कोई भौगोलिक, भाषाई या जातीय एकरूपता नहीं थी। सब बिखरे हुए थे एक तरह से। दूसरी, इसके पास आय का कोई पक्का और पर्याप्त स्रोत नहीं था, तो प्रभावी शासन कैसे चलाते? और शायद सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें आम जनता के हितों का, उनकी आवाज का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया था। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बस्तर और मयूरभंज जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतें और कई छोटी रियासतें भी वो इस यूनियन से बाहर ही रहीं। तो ये कोशिश ज्यादा चल नहीं पाई और जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इसने असल में भारत सरकार के सामने रियासतों के एकीकरण की चुनौती को और उजागर कर दिया। और फिर आता है बस्तर का मामला, जो इस यूनियन से बाहर रहा और जिसका जिक्र बार बार आता है। इसकी क्या खासियत थी? क्यों इतना महत्वपूर्ण था ये? बस्तर कई वजहों से महत्वपूर्ण था। एक तो ये कि ये एक बड़ी रियासत थी। दूसरे, इसकी जो लोकेशन थी, रणनीतिक स्थिति, वो अहम थी। और सबसे बढ़कर, जैसा आपने कहा, यहाँ बेलाडिला में लौह अयस्क के विशाल भंडार थे, जिनका मूल्य आज भी बहुत ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त ऐसी खबरें उड़ी कि रियासत अपने इन बेशकीमती खनिज संसाधनों को हैदराबाद राज्य को एक बहुत लंबी लीज पर, लगभग गिरवी रखने की तैयारी में है। अच्छा, तो हैदराबाद भी इसमें दिलचस्पी ले रहा था। अरे, ये तो कहानी को एकदम नया मोड़ देता है। सिर्फ अंदरूनी मसला नहीं था, ये बाहरी ताकतें भी देख रही थीं। बिल्कुल। और यहीं पे ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि कैसे रणनीतिक और आर्थिक हित, खासकर संसाधनों पर नियंत्रण, वो एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। हैदराबाद का ये जो संभावित दखल था, ये नई भारतीय सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। सोचिए, एक तरफ देश को जोड़ने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ एक बड़ी रियासत के संसाधन किसी और ताकत के हाथ जा सकते थे, वो भी ऐसी ताकत जो खुद भारत में विलय से हिचकिचा रही थी। सरदार पटेल ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। जो तत्कालीन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था, उसे ये सौदा करने से रोका। और क्या सिर्फ लीज की ही बात थी या कुछ और भी खिचड़ी पक रही थी? स्रोत में अफवाहों का भी जिक्र है। ऐसी बातें भी चल रही थीं कि हैदराबाद बस्तर में, स्थानीय स्तर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और वहां के जो युवा शासक थे, जो नाबालिग थे, उनको बहला फुसलाकर या शायद दबाव डालकर हैदराबाद में विलय के लिए राजी करने की साजिश रच रहा है। अब ये अफवाहें कितनी सच थीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इन्होंने दिल्ली में खतरे की घंटी जरूर बजा दी थी। इन सब बातों ने बस्तर और साथ ही बाकी छत्तीसगढ़ रियासतों के भारत में जल्द से जल्द विलय की जरूरत को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो इन सब घटनाक्रमों के बाद, खासकर वो ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन की नाकामी और फिर ये बस्तर वाला मामला, इसके बाद सरदार पटेल और भारत सरकार किस नतीजे पर पहुंचे? सरदार पटेल का आंकलन बिल्कुल साफ था कि ये ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन चलने वाला नहीं है। लेख के अनुसार उनका मानना था कि इन रियासतों के शासकों में अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करने की क्षमता नहीं है। उनका विचार ये बन गया था कि विलय ही एकमात्र रास्ता है जो इन शासकों को उनकी ही प्रजा के संभावित गुस्से और विद्रोह से बचा सकता है। शायद उन्हें अंदरूनी अस्थिरता का डर सता रहा था। सुनने में तो ये विलय काफी दबाव में हुआ लगता है। प्रजा के गुस्से से बचाने का एकमात्र रास्ता। क्या वाकई हालात इतने खराब थे या ये बातचीत में दबाव बनाने का एक मजबूत तर्क था? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, उस समय कई रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे। लोग अधिक अधिकारों और जिम्मेदार सरकार की मांग कर रहे थे, तो अंदरूनी असंतोष की संभावना तो थी ही। पटेल का तर्क शायद इसी हकीकत पर आधारित हो, लेकिन यह भी सच है कि ये विलय को स्वीकार्य बनाने का एक शक्तिशाली तरीका भी था। वीपी मेनन, जो इस पूरी प्रक्रिया में पटेल के दाहिने हाथ थे, उन्होंने भी इस पर सहमति जताई। और दिलचस्प बात यह है कि मेनन ने यह माना भी कि ये कदम पहले दिए गए कुछ आश्वासनों से शायद अलग था, लेकिन हालातों की मजबूरी है, कंपल्शन ऑफ इवेंट्स, जैसा उन्होंने कहा। उसका कारण अब यह जरूरी हो गया है।
हालातों की मजबूरी, हम्म, इसमें शायद बस्तर का मामला, हैदराबाद की चिंता और अंदरूनी स्थिरता का डर, ये सब शामिल रहा होगा। बहुत संभव है। हाँ, बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में 15 दिसंबर 1947 को नागपुर में सरदार पटेल और वीपी मेनन ने छत्तीसगढ़ रियासतों के शासकों के साथ वो निर्णायक बैठक की। उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया गया कि भाई, आपकी रियासतों में आंतरिक गड़बड़ी का खतरा मंडरा रहा है और इससे सुरक्षा पाने के लिए विलय ही आपके और आपकी प्रजा दोनों के हित में है। भारत सरकार आपको सुरक्षा देगी, लेकिन बदले में आपको शासन का अधिकार सौंपना होगा। और शासकों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने आसानी से मान लिया? बैठक का नतीजा काफी तेजी से निकला ऐसा लगता है। 10 शासकों ने तो उसी वक्त विलय समझौते पर, मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। बाकी जो रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधियों ने वादा किया कि वे जल्द ही अपने शासकों के हस्ताक्षर लेकर आएंगे और इस तरह आखिरकार 1 जनवरी 1948 को बस्तर और 13 अन्य छत्तीसगढ़ रियासतें औपचारिक रूप से सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार प्रांत का हिस्सा बन गई, जो बाद में मध्य प्रदेश बना। ये भारतीय एकीकरण के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, जहां कूटनीति, रणनीतिक जरूरतें और हालात के दबाव ने मिलकर रास्ता बनाया। लेकिन शासकों ने अपनी रियासतें सौंपी, तो बदले में उन्हें कुछ मिला भी होगा। विलय की शर्तें क्या थीं? अपने प्रिवी पर्स का जिक्र किया था। हाँ, विलय समझौते में शासकों के लिए कुछ गारंटीज शामिल थीं, बिल्कुल। उन्हें अपनी संप्रभु शक्तियां, मतलब राज करने का अधिकार, सौंपने के बदले में एक निश्चित रकम सालाना प्रिवी पर्स या शाही भत्ते के तौर पर देने का वादा किया गया। इसे उस समय एक तरह का प्राथमिक न्याय या एलिमेंट्री जस्टिस माना गया था। इसके अलावा उन्हें अपने निजी महल और कुछ अन्य निजी संपत्तियां रखने की अनुमति मिली। साथ ही उनके जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार थे, जैसे खास उपाधियां थी, टाइटल्स, या कुछ मामलों में बंदूक की सलामी वगैरह, वो भी बने रहें। अच्छा, ये प्रिवी पर्स की रकम क्या सभी के लिए एक जैसी थी या इसमें फर्क था? नहीं, इसमें काफी अंतर था। और ये आमतौर पर रियासत का जो राजस्व था, उसका आकार, उसका महत्व, उस पर आधारित होता था। स्रोत कुछ उदाहरण देता है। जैसे नांदगांव को सबसे ज्यादा 3,53,650 रुपए सालाना मिले, कोरिया को 2,78,700 रुपए और बस्तर को 2,10,100 रुपए। वहीं दूसरी तरफ छोटी रियासतें जैसे चांग भाकर को सिर्फ 17,300 रुपए और सक्ती को 29,000 रुपए मिले। तो ये अंतर दिखाता है कि हर रियासत का मूल्यांकन अलग अलग हुआ था। लेकिन ये जानना जरूरी है कि यह सिर्फ एक भत्ता था। शासन चलाने का अधिकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो पैसा तो मिल गया शासकों को, लेकिन जमीनी हकीकत कैसे बदली? मतलब राजकाज चलाने के तरीके में क्या फर्क आया? प्रशासनिक तौर पर क्या बड़े बदलाव हुए इन रियासतों के विलय के बाद? हाँ, विलय समझौतों का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो एकीकृत राज्य थे, इनकी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को बाकी प्रांतों के स्तर पर लाया जाए, ताकि पूरे देश में एकरूपता आ सके। इसके तहत रियासतों में जो चले आ रहे कई पुराने और शायद आउटडेटेड टैक्स थे, वो खत्म कर दिए गए। उनकी जगह प्रांत और केंद्र सरकार के कानून इन क्षेत्रों में लागू किए गए। इससे आम लोगों के लिए कानून और टैक्स व्यवस्था बदली। जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात है, तो शुरुआत में इन एकीकृत राज्यों से 17 प्रतिनिधियों को सेंट्रल प्रोविंसेस की राज्य विधानसभा के लिए नामित किया गया था। क्या किसी शासक को नई व्यवस्था में कोई भूमिका भी मिली थी? मंत्री वगैरह बने थे? हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण मिलता है सारंगढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह का। उन्हें विलय के बाद बनी सेंट्रल प्रोविंसेस की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। शायद ये दिखाने की कोशिश थी कि पूर्व शासकों को भी नई व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान मिल सकता है। हालांकि ये सभी के लिए नहीं हुआ। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि छत्तीसगढ़ के शासकों ने अपमानित महसूस किया और अनिच्छा से विलय स्वीकार किया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये प्रक्रिया सतह पर जितनी सुचारू दिखती है, उतनी शायद थी नहीं। शासकों के मन में जरूर कुछ कड़वाहट रही होगी। बिल्कुल सही। ये जानकारी इस पूरी कहानी को और भी मानवीय और जटिल बना देती है। ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं होती। इसमें अलग अलग हितों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। जैसे देश की एकता और रणनीतिक जरूरतें एक तरफ, राजनीतिक दबाव दूसरी तरफ, और फिर पूर्व शासकों के अधिकार, उनकी भावनाएं, उनकी पहचान। छत्तीसगढ़ का ये मामला उजागर करता है कि कैसे बस्तर के लौह अयस्क जैसे विशिष्ट क्षेत्रों और उनके संसाधनों ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण की नीति और उसकी रफ्तार को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका निभाई। जाहिर है बस्तर का मामला सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बाकी 14 रियासतों के शासकों और लोगों के लिए भी
ये विलय एक बहुत बड़ा बदलाव था। भले ही उनकी कहानियां और उनके अनुभव थोड़े अलग हों और उन पर हमारे स्रोत में ज्यादा विस्तार से बात न की गई हो। निश्चित रूप से हर रियासत का अपना एक संदर्भ था, अपना कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन नतीजा सबके लिए एक ही था। उनकी जो स्वतंत्र पहचान थी, उसका भारत के एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में समा जाना। इस पूरी कहानी से हमें भारत के एकीकरण की जटिलताओं की और उस दौर में विभिन्न रियासतों के सामने जो सीमित विकल्प मौजूद थे, उसकी एक स्पष्ट झलक मिलती है। ये सिर्फ प्रशासनिक विलय नहीं था, बल्कि भावनाओं, मजबूरियों, रणनीतिक गणनाओं और भविष्य की उम्मीदों का एक मिला-जुला प्रकरण था। तो संक्षेप में देखें तो हमने छत्तीसगढ़ के इन 15 रियासतों का सफर देखा, कैसे वे ब्रिटिश प्रभाव के तहत सीमित शक्तियों वाले शासकों से होते हुए आज़ादी के बाद एक असफल क्षेत्रीय यूनियन बनाने की कोशिश से गुजरी, और फिर कैसे बस्तर से जुड़ी रणनीतिक चिंताओं और हैदराबाद के कथित दखल ने हालात बदले। अंततः सरदार पटेल और वीपी मेनन जैसे नेताओं के दृढ़ राजनीतिक प्रयासों और शायद परिस्थितियों के दबाव के चलते ये रियासतें भारत के सेंट्रल प्रोविंसेस, जो बाद में मध्य प्रदेश बना, उसका अभिन्न अंग बन गईं। हाँ, और ये एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसमें एक तरफ तो सफल एकीकरण दिखता है, जिसने भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता को मजबूत किया, लेकिन दूसरी तरफ इसमें शासकों की कथित अनिच्छा और अपमान की भावना भी शामिल थी, और प्रिवी पर्स जैसी व्यवस्थाएं भी थीं, जो खुद आगे चलकर भारतीय राजनीति और इतिहास में बहस और बदलाव का एक अलग और विवादास्पद अध्याय बनी। ये याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी घटनाओं की अक्सर कई परतें होती हैं, जिन्हें अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये कहानी केवल उन शासकों के नजरिए से लिखी या बताई जाती जिन्हें स्रोत के अनुसार अपमानित महसूस हुआ और जिन्होंने अनिच्छा से विलय स्वीकार किया था, और जैसा कि वीपी मेनन ने खुद माना कि विलय हालातों की मजबूरी थी, तो ये कहानी हमें आज कैसे अलग नजर आती। उस अपमान और अनिच्छा के पीछे, नागपुर की उस बैठक में बंद दरवाजों के पीछे और क्या दबाव रहे होंगे, या क्या मोलभाव हुआ होगा जिसके शायद लिखित दस्तावेज उतने स्पष्ट रूप से मौजूद ना हो। ये सोचने वाली बात है।